हेलो एवरीवन। तो चलिए आज से हम अपना एक नया एक्ट, बड़ा प्यारा सा एक्ट शुरू करते हैं और इस एक्ट का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि ये ओरिजिनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 का पार्ट था। 1930 में जाके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अलग किया गया है और 1932 में जाके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अलग किया गया है। अदरवाइज ये ओरिजिनली जब लिखा गया था तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही ओरिजिनली ये लोग पार्ट रहे हैं। तो ये आपको नॉलेज से पता होना चाहिए, पेपर में तो इसका कोई मतलब नहीं है आने का। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कराने से पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की झलक आपको बताई थी कि एग्जैक्टली पता तो होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यहां पर भी जरूरत पड़ेगी, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जरूरत पड़ती थी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन, तो एग्रीमेंट का मालूम होना चाहिए। तो यहां पर भी आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट मैं दोबारा से बता रहा हूं, वर्बली बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, दैट एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है? जिसकी सुनवाई कानून के माध्यम से कराई जा सके, विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ। एनफोर्स बाय का मतलब क्या है कि एक प्रेशर बना के, कानून का प्रेशर बना के वो पूरा लागू करवाया जा सके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? तो एग्रीमेंट एक प्रॉमिस है और एक सेट ऑफ प्रोमिसेस है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन विद ईच अदर। यानी कि दो पार्टियां जब आपस में एक प्रॉमिस करती हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे को कंसिडरेशन देने के लिए तैयार हैं, तो इनकी जो डिटेल है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलती है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस होगा। और प्रॉमिस क्या है? एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। एक ऑफर जब एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। तो इतना मालूम होना चाहिए बस आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ते वक्त। तो सबसे पहली डेफिनेशन, व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे मैंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया, तो यहां पर भी आपको सेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फाउंडेशन लेवल पर कि आप याद करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। तो डेफिनेशन वाला जो पार्ट है बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, जब हम आंसर लिखते हैं, जैसे मैंने पार्टनरशिप का टेस्ट लिया, मैंने बताया क्या कमियां रह गई, कुछ बच्चों की सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक नहीं थी, कुछ बच्चों का लीगल पार्ट ठीक नहीं था, कुछ बच्चों की स्पेलिंग तक मिस्टेक थी। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि आप जो सेंटेंस बनाते हैं, जब तक आप कुछ चीजें क्रैमिंग नहीं करेंगे, और वो चीजें बार बार किसी भी तरह के क्वेश्चन में आए, अगर आप देखा जाए तो वो यूज होती हैं। ठीक है ना, तो आपको बेसिक एलिमेंट तो याद करना ही पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मैंने अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइड कर रखा है, क्योंकि हर पार्ट अपना एक लीगल मीनिंग लिए हुए है। अदरवाइज पेपर में तो आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, पेपर में कभी भी इस तरह से नहीं लिखते कि डेफिनेशन को, है ना, कहीं लिखने की जरूरत पड़े। लेकिन यहां इसलिए लिख रखा है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी आपके वर्ड्स उठ के आ सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मैं भी इस चीज को भी बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इट मीन्स ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट की लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बन सकता। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो जब भी केस स्टडी आती है, आपने देखा पार्टनरशिप में भी हमने केस देखे, तो हमें पहचानना पड़ता है कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक तरह का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि प्रॉपर एक पार्टी से ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये सारी की सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी और रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो आपने पढ़ी है, पढ़ेंगे तो वो पता लग जाएंगी आपको।
वेयर बाई द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। ध्यान दीजिएगा, वेयर बाई यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर क्या करता है, ट्रांसफर करता है और एग्री टू ट्रांसफर करता है। अब ये 2 बार क्यों लिख रखा है ट्रांसफर? ये है इमीडिएट, तुरंत। क्या है ये? तुरंत, यानी कि जहां पर सेलर तुरंत ट्रांसफर करता है, या यहां पर क्या है, एक फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करने का वायदा करता है। यहां पर क्या है, एग्री टू ट्रांसफर का मतलब है कई बार क्या होता है तो तुरंत ट्रांसफर की जाती है, या कई बार क्या होता है वायदा किया जाता है। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमति जताई है। क्या चीज तुरंत ट्रांसफर कर रहा है? द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताइएगा? हाई देखिए, आप कहेंगे प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी गुड्स, यहां पे गुड्स नहीं है। ये दिक्कत क्यों आती है? प्रॉपर्टी के 2 मतलब होते हैं, एक तो संपत्ति जायदाद से भी होता है और एक होता है ओनरशिप से। अगर आपको दोनों मतलब पता है तो आप यहां पर बता सकते हैं कि यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब गुड्स नहीं होगा, क्योंकि द प्रॉपर्टी इन गुड्स तो दोबारा से भी लिखा हुआ है यहां पर। तो प्रॉपर्टी के 2 मतलब होते हैं। प्रॉपर्टी एक हम कहते हैं ना, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति जायदाद से। और एक प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप से भी होता है, आपका मालिकाना हक। तो यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब किस चीज से है? मालिकाना हक से है। यानी कि जहां पर सेलर तुरंत ट्रांसफर करता है या वायदा करता है ट्रांसफर करने का, क्या? मालिकाना हक। किस चीज में मालिकाना हक ट्रांसफर करने का वायदा करता है? इन गुड्स। समझ आ रही है बात? अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि गुड्स क्या है। लो पढ़ते वक्त जो भी वोकेबलरी आए तो उसका मीनिंग उस लो के अंदर ही लिखा रहता है। आप ये नहीं समझ सकते सर हमें पता है गुड्स, यहां पर बताया जाएगा कि गुड्स क्या है, क्योंकि हो सकता है एक बड़ा सा एक पेज का वो केस स्टडी दे दें और आप बाकी चीजें देखते रह जाएं, और हो सकता है जो चीज उसने बेची हो वो गुड्स की डेफिनेशन में ही ना आती हो। जब तक वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एक्ट के अंदर ही नहीं आएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आने के लिए या उसके प्रोविजन लगाने के लिए सबसे पहले ये तो जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर ट्रांसफर करता है या एग्री टू ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? एग्री टू ट्रांसफर करता है, मालिकाना हक को ट्रांसफर करने का वायदा करता है। और किस चीज में? गुड्स के अंदर, टू द बायर फॉर ए प्राइस, यानी कि फॉर ए प्राइस। अब हमें गुड्स का भी मतलब मालूम होना चाहिए लीगल, और प्राइस का भी मतलब मालूम होना चाहिए लीगल। जब आप लो पढ़ रहे हैं तो हर चीज का एक लीगल मीनिंग होता है। जो आप समझते हैं, जो इंग्लिश की डिक्शनरी में लिखा रहता है, वो मीनिंग यहां नहीं इस्तेमाल होते हैं। समझ आ रही बात? तो मेरे साथ रिवाइज करेंगे पहले डेफिनेशन को। डेफिनेशन को आपको वर्ड टू वर्ड, लेटर बाय लेटर याद करनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत जगह आंसर राइटिंग में यूज होनी ही होनी है। और जब तक आपका ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप परेशान होंगे, लिखने की शुरुआत कैसे करें, क्या चीज लिखें, क्या चीज ना लिखें। तो ये तो क्रैमिंग करनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक तरह का क्या है वो? कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें क्या होता है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट तो हजारों लाखों तरह के होते हैं। आप बस में टिकट लेके सवारी कर रहे हैं तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप चाट के थैले पर चाट खा रहे हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर करता है या एग्री टू ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है, क्या एग्री टू ट्रांसफर करता है? द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की जगह आप ओनरशिप भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है प्रॉपर्टी, क्योंकि लीगल टर्म है ये। लेकिन आसान टर्म इसकी क्या है? ओनरशिप है। तो फाउंडेशन में वो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी किस चीज में ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है? इन गुड्स टू द बायर। किस चीज के लिए? क्या फ्री में ट्रांसफर कर रहा है? फॉर ए प्राइस। अब हमें यह मतलब जरूरी है कि आपका गुड्स क्या है एट पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और प्राइस क्या है। और उससे पहले मैं बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर 2 चीजें आती हैं, सेल आता है और एग्रीमेंट टू सेल आता है। हर जगह आपको कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इस्तेमाल नहीं करना, मैं बताऊंगा। कुछ जगह सेल वर्ड इस्तेमाल होगा, कुछ जगह आपका एग्रीमेंट टू सेल इस्तेमाल होगा। सेल क्या है? जब आप तुरंत क्या करते हैं? तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं।
क्या करते हैं, तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। यानी कि जब भी आप केस में तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉपर वर्ड है सेल, और जहां पर आप क्या करते हैं, एग्री टू ट्रांसफर करते हैं, एग्री टू ट्रांसफर ओनरशिप, तो वहां पे क्या है, एग्रीमेंट टू सेल आएगा। और जहां पर आपको कंबाइंड तौर से बात करनी है तो वहां पे क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक बार को आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार को, क्योंकि उसके अंदर सेल भी आ रहा है, एग्रीमेंट टू सेल भी आ रहा है, समझ आ रहे हैं। लेकिन जहां पर सेल इस्तेमाल हो रहा है, गलती से आपने एग्रीमेंट टू सेल इस्तेमाल कर दिया तो गलत हो जाएगा। जहां एग्रीमेंट टू सेल इस्तेमाल करना है वहां सेल इस्तेमाल कर दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी और पापा, आप एक पीटीएम में जा रहे हैं या कहीं पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं, खाली फादर गए, तो आप उन्हें ये तो नहीं कह सकते मेरी मम्मी है, या तो पापा बोलेंगे, या आप क्या कह सकते हैं, मेरे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स तो एक क्या है, कॉमन वर्ड है। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल क्या है, एक कॉमन वर्ड है जिसके अंदर सेल भी आ रहा है और एग्रीमेंट टू सेल भी आ रहा है। सेल हमेशा वहां इस्तेमाल होगा जहां पर भी आपको केस में यह दिखलाई देता है कि केस में स्टडी में तुरंत ओनरशिप को ट्रांसफर करने की बात हो रही है। और अगर आपको यह दिखता है कि एक फ्यूचर डेट पर ओनरशिप को ट्रांसफर करने की बात हो रही है तो वहां पर आएगा एग्रीमेंट टू सेल। ये दोनों चीजें आप चेंज नहीं करोगे। इसका बल्कि एक सिंपल सा तरीका है, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये दोनों पता होने चाहिए आपको कि सेल कहां पर आएगा प्रॉपर वर्ड, और एग्रीमेंट टू सेल कहां पर आएगा। और आप कभी देखेंगे ना, ये चीज कोई सिखाता नहीं है। अब बच्चों के नंबर कम रह जाते हैं। कोई भी बच्चा अगर फाउंडेशन में रह रहा है तो बिकॉज ऑफ लॉ के पेपर की वजह से बच्चे इसे बड़ा हल्का मानते हैं, थ्योरी है जैसे 12th में हम करते हैं, रट रटा के हो जाता है और क्लास के अंदर सब कुछ समझ में आ जाता है, पेपर में नंबर उसके आते नहीं। किसी भी बच्चे से आप पूछिएगा, यही पेपर आपको परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा? हर टीचर लॉ को लॉ की तरह से नहीं पढ़ा रहा है, केवल मजा आना चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है ना। बच्चे को बस क्लास के अंदर बैठे हुए ये लगना चाहिए कि तुझे समझ में आ गया, जबकि उसे यही नहीं पता लगता कि वास्तव में वो लॉ समझ रहा है या वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा है। लॉ का एक अपनी अलग दुनिया है, एक लॉ का अपना एक अलग इतिहास है। आप लॉ को लॉ की तरह पढ़ेंगे तो ही आपके उस पेपर में नंबर आएंगे। ये बीकॉम नहीं है कि वहां पे केवल पेज भरने के नंबर मिल जाते हैं आपको। ये सीए है, फाउंडेशन है, ठीक है ना। ये आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। इंटरमीडिएट में जब लो और आएगा तो और आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फाउंडेशन में थोड़ी बहुत गलतियां आपकी बर्दाश्त कर लेते हैं वो लोग, लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं यहां से तो यहीं से अच्छी तरह सीख के चलें। समझ आ रही बात आपके? कोई डाउट है इसमें बेटा? जल्दी बताइएगा। अब देखिए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जो मैंने पैराग्राफ को पूरी डेफिनेशन को तोड़ दिया है, हर एलिमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। हमें जब भी केस स्टडी आएगी ये सब चीजें चेक करनी होती हैं। हमने डेफिनेशन जो है सेक्शन 4 में तब देखेंगे आप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। यानी कि सबसे पहली बात आ गई, सेलर एंड बायर होना जरूरी है। एक आदमी खुद को सेल नहीं कर सकता, जबकि आप अकाउंट में बहुत सारी जगह देखेंगे आप, ठीक है ना, वहां पे सेल वर्ड आ सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट में जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हमने कई बार देखा होगा कि फर्म ने ये जो प्रॉपर्टी है ये एक पार्टनर को बेच दी, रिलायंस अकाउंट में फिर आ जाता है वो चीज, तो वो नाम आ रहा है बस बेच दी। एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर दो पार्टियां नहीं है। दो पार्टियां क्योंकि फर्म की क्या लीगल एग्जिस्टेंस होती है इन द आई ऑफ लॉ, अदर देन मतलब अपने पार्टनर से अलग। कंपनी की तो होती है, मेंबर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या ये आपने पढ़ा है कि मेंबर पार्टनर और फर्म अलग अलग होते हैं, दोनों एक ही माने जाते हैं। तो एक आदमी अपने आप को ही माल बेच रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्म के डिसोल्यूशन में जब माल बेचा जाता है पार्टनर को, या पार्टनर एक एसेट लेता है, तो क्या
वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड होगा? आंसर नो। क्यों कवर्ड नहीं होगा उसका भी रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि देयर आर नो सेपरेट पर्सन, सेलर और बायर अलग अलग नहीं है। लॉ में सिंपल आंसर के नंबर नहीं होते हाँ या ना के, आपको उसका प्रॉपर रीजन मालूम होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिएगा, सेलर एंड बायर, देयर मस्ट बी ए सेलर एज वेल एज द बायर। ए पर्सन कैन नॉट बी ए सेलर एज वेल एज द बायर, एज पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, दैट इज व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स among partner on account of dissolution of a firm does not amount to का मतलब है equal to। amount to का मतलब क्या होता है कि वो इसके इक्वल नहीं है, यानी कि फर्म जब डिसोल्यूशन करती है और पार्टनर एक गुड्स लेता है तो वो सेल्स और गुड्स के बराबर नहीं है, उसे हम सेल्स और गुड्स नहीं मान सकते एज पर द लॉ, बिकॉज द पार्टनर आर ज्वाइंट ओनर एंड दे कैन नॉट बी बोथ सेलर एंड द बायर। लेकिन अगर यही केस उसका होता, कंपनी का होता, तो वहां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग जाता। मान लिक्विडेशन के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी उनके शेयर होल्डर को दे रहे हैं तो वहां पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाता, क्योंकि इन द आई ऑफ लॉ कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी देन ऑफ द मेंबर, सेपरेट फ्रॉम द मेंबर। क्लियर होगी बात ये? अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पहलू, गुड्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कि गुड्स क्या है, गुड्स की डेफिनेशन में क्या आता है। तो देखिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज आप बेच रहे हैं और वो गुड्स ही नहीं है तो भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गुड्स मीन्स, देखिए लॉ में दो तरह की डेफिनेशन होती है, एक तो मीन्स होता है और एक होता है इंक्लूड्स। इन दोनों का यूज अलग अलग है। जहां मीन्स लिखा हुआ है यानी कि बस यही मतलब है, ना इससे एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम। जहां लिखा रहता है गुड्स इंक्लूड्स, माना अगर कहीं मिले आपको, आएंगी डेफिनेशन तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं यहां पे मीन्स और इंक्लूड्स का अंतर बता रहा हूं। तो इसका मतलब होता है कि ये जो चीजें दी जा रही हैं इसके अलावा भी चीजें गुड्स के अंदर शामिल हो सकती हैं। इंक्लूड का मतलब ये भी शामिल है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। मीन का मतलब बस यही है, आप एक लेटर ज्यादा एक लेटर कम नहीं ले सकते। तो गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या जुड़ी बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने अपनी ये दुकान बेच दी तो क्या वो चीज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड होगी? आंसर इज नो, क्योंकि लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दुकानें इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होती हैं एट पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ध्यान दीजिएगा, मनी को हम प्राइस भी बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम में बताऊंगा अभी। यानी कि होने के लिए तो पैसा भी क्या है? मूवेबल है, एक हाथ से दूसरे हाथ जा सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन मनी गुड्स नहीं है। इस यही कारण है कि जैसे आप बाजार में देखते होंगे कटे फटे पुराने नोट बदले जाते हैं डिस्काउंट पर, है ना, तो क्या उसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मनी गुड्स ही नहीं है, मनी गुड्स ही नहीं है। है क्या बेसिकली, जब आप सेलर और बायर की बात करेंगे, सेलर और बायर की, तो एक तरफ से गुड्स जाना चाहिए और एक तरफ से क्या जाना चाहिए? प्राइस। प्राइस क्या है? मनी। और नीचे प्राइस की भी डेफिनेशन है जो लीगल टेंडर है। प्राइस क्या होता है? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर समझते हैं? लीगल टेंडर का मतलब जो इस समय इंडिया में प्रचलित है। यानी कि अब अगर आप विदेश घूमने जाते हैं और विदेश जाने के लिए आपको यहां से डॉलर लेके जाने पड़ेंगे, तो जिससे आप डॉलर खरीदते हैं तो क्या वो ट्रांजैक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि डॉलर जो है मनी नहीं है। तो जो चीज मनी नहीं है और मूवेबल है, हर वो चीज क्या बन जाएगी? गुड्स बन जाएगी। मनी क्या है? केवल लीगल टेंडर, जो करेंसी इंडिया में चलती है। विदेशी मुद्रा मनी नहीं है एट पर द लॉ। तो जब विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज एट पर द लॉ मनी नहीं है तो इसका मतलब वो गुड्स है, क्योंकि हर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी
एन एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम मैं बताता हूं भी, तो वो क्या है, गुड्स है। तो जब भी सेल और बायर की बात करें तो एक तरफ से गुड्स और एक तरफ से प्राइस आना चाहिए। अगर दोनों तरफ से प्राइस है तो भी सेल्स और गुड्स एक्ट में कवर नहीं है। दोनों तरफ से गुड्स है, आपके घरों में पुराने कपड़े लेके बर्तन देने वाली लेडीज आती होंगी, तो कपड़े भी गुड्स हैं, बर्तन भी गुड्स हैं, तो वो बार्टर सिस्टम हो गया, तो वो भी सेल्स और गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं होगा। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए जरूरी है कि एक तरफ से गुड्स और एक तरफ से प्राइस होना जरूरी है। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर। ये कौन से वाले स्टॉक की बात कर रहे हैं हम लोग, ये शेयर स्टॉक। शेयर में भी क्या होता है, एक शेयर सर्टिफिकेट होता है। स्टॉक का मतलब तो वैसे आप क्या समझते हैं, जिस चीज में आप लेन देन कर रहे हैं उसका माल अगर आपके पास रखा हुआ है तो वो स्टॉक है। तो यहां पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहां पे शेयर वाले स्टॉक की बात हो रही है। सर कैसे पता लगता है, इसके लिए थोड़ा सा धीरे करके जो लोग को पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन कैसे लेना है, कि जो वर्ड लिखे हुए हैं उसका सही मीनिंग कैसे लेना है। तो अभी वो तो नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है ना। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एकदम एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे रूल हैं। प्लांट का मतलब क्या है, PLANT, प्लांट, PLANT, प्लांट का मतलब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड ट्री। क्योंकि प्लांट के दो मतलब हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि वो किसके साथ लिखा हुआ है। तो ऐसे ही स्टॉक के दो मतलब हैं। जब आप शेयर पढ़ते हैं तो शेयर में शेयर सर्टिफिकेट भी होता है, स्टॉक भी होता है। अब क्योंकि CS के साथ लिखा हुआ है तो यहां पर शेयर स्टॉक का मतलब आएगा। ये दिक्कतें उसको नहीं आती जिसे एक वर्ड अगर कई जगह यूज हो रहा है तो सारे पता है मतलब, तो आप खुद पता लगा लेंगे। जैसे भी प्रॉपर्टी का मतलब आया था, तो प्रॉपर्टी वैसे तो जनरल आदमी क्या लेगा, गुड्स लेगा, लेकिन अगर आप वहां गुड्स लगा के देखेंगे तो मीनिंग निकलेगा नहीं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसका मतलब प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप भी होता है, तो एकदम आप मतलब निकाल लेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि जो फसलें उग रही हैं, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, यानी कि जो ग्रास थिंग्स लैंड से जुड़ी हुई है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो चीज लैंड से जुड़ी हुई है वो क्या बन जाती है, इमूवेबल। और हम तब भी उसे क्या कह रहे हैं, गुड्स, विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कि जो जमीन से अटैच्ड चीजें हैं वो इमूवेबल, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में या सेल में उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट में रखें कि इन्हें अलग किया जाएगा। एक खेत पड़ा हुआ है, उसमें फसल उगी हुई है। अब जो बाजार वाला आदमी है वो तो कहेगा जी आलू की फसल मैं ले लेता हूं, तो इसे पता है ना कि आलू की फसल यानी कि काट के अलग की जाएगी। अगर वो जमीन के साथ ही बेच दो आप तो वो इमूवेबल बन जाएगी। लेकिन जो चीजें अटैच्ड हैं, पता है चीज का बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या सेल, मालूम है कि ये चीज अलग की जाएगी, तो वो फिर क्या बन जाती है, मूवेबल बन जाती है। इट मे बी नोटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एक्शनेबल क्लेम एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज आर नॉट कवर्ड बाय दिस एक्ट। तो सर्विसेज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस है, तो ये भी सेल्स और गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं है। इसमें मैं कोई गुड्स थोड़ी ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती है। एक्शनेबल क्लेम को बेचना भी नहीं आता, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। हल्का सा समझ लेते हैं एक्शनेबल क्लेम क्या, डिटेल की जरूरत नहीं है फाउंडेशन लेवल पर। ऐसा होता है मार्केट में लोग, जैसे मैंने किसी के ऊपर केस कर रखा, मुझे पता 10 साल लगेंगे, इसको खरीदने के लिए भी लोग तैयार हैं। हाँ मुझे 10 लाख रुपए की चीज लेने हैं, पता है कि 10 साल बाद मिल सकते हैं, रिस्क तो है, हो सकता ना भी मिले। तो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं कि संजय जी 5 लाख रुपए में मुझे दीजिए, 5 लाख अभी लीजिए आप। अब मुझे क्या फायदा नुकसान, मैं 10 लाख की चीज 5 लाख में क्यों दे रहा हूं। एक तो रिस्क मेरा खत्म हो गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। रिस्क की बात का तो है, क्योंकि ये 5 लाख होंगे, 6 लाख होंगे, 7 लाख होंगे, डिपेंड करेगा रिस्क एलिमेंट के ऊपर, ठीक है ना। जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां पे दूसरी पार्टी कम से कम में लेगी, और जहां रिस्क कम होगा वहां पे पार्टी ज्यादा से ज्यादा में ले लेगी, ठीक है। तो मेरे फायदा है कि मुझे आज ही पैसे मिल गए, रिस्क खत्म हो गया। दूसरे आदमी का काम धंधा ही है, तो उसे क्या फायदा है कि आज 5 लाख रुपए देके 10 लाख रुपए से मिल जाएंगे।
क्लियर है? इसे कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। तो ये भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। प्राइस हियर मीन द मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स। व्हेन द कंसिडरेशन इज ओनली गुड्स इट अमाउंट टू, यानी कि इट इक्वल टू बार्टर एंड नॉट ए सेल। व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन इट अमाउंट टू गिफ्ट एंड नॉट ए सेल। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अभी जैसे मैंने बताया कि सर्विस, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑल्दो मैंने पढ़ाते वक्त आपको असाइनमेंट भी दिए हैं, असाइनमेंट तो गुड्स है, तो ये कैसे तय करेंगे कि क्या चीज वर्क एंड लेबर है और क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है? प्राइम मोटिव देखना पड़ेगा। आप मेरे पास पढ़ने के लिए स्पाइरल की वजह से नहीं आए, मेरे से पढ़ना है। उस दौरान मैंने आपको नोट्स भी दिए, यानी प्राइम मोटिव आपका सर्विसेज लेना है, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अगर आपका प्राइम मोटिव गुड्स को लेना है, उस बावजूद इसके कि उसमें कुछ सर्विसेज भी दी जाती हैं। देखा जाए मार्केट में प्रैक्टिकली कोई भी चीज ना तो प्योरली वर्क एंड लेबर है, ना कोई चीज प्योरली गुड्स सेल है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बाजार में खड़े होके, वो आपसे 11 रुपए 12 रुपए लेता है, तो उसमें वो सर्विस भी दे रहा है, क्योंकि उसके पास जो कोल्ड ड्रिंक आती है वो गर्म आती हैं, वो ठंडी करता है, ठंडी करने के बाद वो आपको वो देता है, डिलीवर करता है। तो क्या उसकी सर्विस नहीं लग रही है? लग रही है। लेकिन आपका प्राइम मोटिव क्या होता है उसमें? कोल्ड ड्रिंक को पीना। आप एक पेंटिंग बनी बनाई खरीदते हैं, वो गुड्स है, लेकिन आप एक पेंटर से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेंटिंग बनवाते हैं, वो वर्क एंड लेबर है। आप होटल में खाना खाने जाते हैं, वो वर्क एंड लेबर है। आप होटल से खाना मंगवा के खाते हैं, वो सर्विस नहीं है, वो गुड्स है। वो आप जाके पैक करवा के ले आते हैं, तो गुड्स है। समझ आ रही बात आपके? तो इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर द रेंडरिंग ऑफ द सर्विस एंड एक्सरसाइज ऑफ स्किल इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इवन दो देयर मे बी डिलीवरी ऑफ गुड्स। मेजर पार्ट आपका रेंडरिंग ऑफ सर्विस है, एक्सरसाइज ऑफ स्किल है, बावजूद इसके कि उसमें गुड्स की डिलीवरी भी शामिल है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट although some labor on the part of the seller might also have been exercised. It may be noted that Sales of Goods Act does not apply the contract for skill and labor. तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल जो है वो स्किल एंड लेबर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जल्दी से बताइएगा बेटा, कुछ भी डाउट हो तो इसके अंदर, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो डिस्कस कर लीजिए। क्लियर है? तो एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं आज जो पढ़ा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमने स्टार्ट किया है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। इसे अगर हम एक्सप्लेन करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल में वहां इस्तेमाल होगा जब इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल वहां इस्तेमाल होगा जब आप एक फ्यूचर डेट पर ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। दोनों जगह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो कॉमन है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है ना। लेकिन सेल और एग्रीमेंट टू सेल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कहां पर सेल और कहां पर एग्रीमेंट टू सेल इस्तेमाल होगा। एसेंशियल एलिमेंट सेल एंड बाय दो पार्टी होनी चाहिए अलग अलग, जिनकी इन द लो दो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। इसके अलावा गुड्स होना चाहिए। गुड्स क्या है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड्स शेयर्स एंड स्टॉक, इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ व्हिच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और एग्रीमेंट टू सेल। प्राइस क्या मतलब क्या है? लीगल टेंडर, यानी कि जो इंडिया में प्रचलित है। जो फॉरेन करेंसी है वो प्राइस नहीं होता है, तो जो चीज प्राइस नहीं है वो क्या बन जाएगा? आपका गुड्स बन जाएगा। और फिर उन्हें अगर आप खरीदोगे बेचोगे तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल होगा। क्या डिफरेंस है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में
आपका गुड्स मेन पार्ट होता है, बावजूद इसके कि उसके अंदर सर्विसेज भी दी जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में रेंडरिंग ऑफ सर्विस, एक्सरसाइज ऑफ स्किल इज द मेन पार्ट, बावजूद इसके कि उसमें कुछ गुड्स भी ट्रांसफर किया जाता है। तो मेन मोटिव क्या है पार्टियों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने का? अगर वो गुड्स को एक्वायर करना, देना लेना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कवर्ड होगा। और अगर मेन मोटिव एक्सरसाइज ऑफ स्किल है पार्टियों का, तो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में इस्तेमाल होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इस्तेमाल नहीं होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ फंडामेंटल यूनिट। टोटल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैंने 8 यूनिट में कवर किया है जिसकी फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट आपके की एग्जैक्टली आप पहचान सकें, कोई आए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है क्या नहीं है वो आप पहचान सकें, तो वो चीज आपकी फिनिश होती है। कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स पर, छोटी सी यूनिट है। फिर हम प्राइस ऑफ द गुड्स, वो भी छोटी सी यूनिट है। कोशिश करेंगे कि वो दोनों यूनिट आपकी खत्म हो जाएं। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।